सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स कोर्स। तो आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। तो इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कुछ बात रह गई थी जिसे जो हमको भी करना था। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन करेंगे लेक्चर 1 का, लेक्चर 2 का और लेक्चर 3 का। तो चलिए फटाक से पहले क्विक रिवीजन कर देते हैं, फिर अपने लेक्चर 4 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में कुछ बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में मैंने आपको क्या बताया था। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के हिसाब से हम लोग उसे तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था न्यूटोनियन मैकेनिक्स। पहला क्या था? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दूसरा था लैग्रांजियन मैकेनिक्स। और तीसरा क्या था? हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तीसरा था हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एंड इसका भी एक, यहाँ पे भी हम लोग मैकेनिक्स लिख देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फिर हम जब एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर जंप करते हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और लैग्रांजियन मैकेनिक्स को, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को हम लोग पढ़ते हैं एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में। और अभी फिलहाल जितने भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं वो अभी लैग्रांज मैकेनिक्स के ऊपर चल रहे हैं। और इसके बाद जब लैग्रांज मैकेनिक्स खत्म होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स का अगर किसी को इन्वेंटर देखा जाए तो वो होंगे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। लैग्रांज मैकेनिक्स के इन्वेंटर थे जोसेफ लुइस लैग्रांज। और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के थे विलियम हैमिल्टन, शायद विलियम हैमिल्टन थे। तो ये हो गया एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स। मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के हिसाब से क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या बताया था, इसमें इसका डिवीजन बताया था। फिर हम लोग इसके बाद हमने किया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सॉरी एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स की हमें दो दो कारणों की वजह से ज़रूरत पड़ी। क्लासिकल मैकेनिक्स की हमें ज़रूरत किसके लिए पड़ी? दो चीज़ों की वजह से पड़ी। वो पहली चीज़ थी कि जब हमें अननोन फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अननोन फोर्स काम करे और वो फोर्स हमें पता ना हो तो उस चीज में क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म हो जाता है, मतलब वो वहाँ पे वो काम नहीं करता है। जैसे कि मैंने कोई एक एग्जांपल बताया था, जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर एक एम मास का कोई ऑब्जेक्ट जो वी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी कि आगे की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा। मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये आगे जाता है। अब ये आगे जाता हो तो रफ सरफेस है ये, तो पीछे से इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे। और इसका मास एम है तो इसके नीचे एम जी लग रहा होगा, रिएक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है। तो इसमें अगर मैं वेक्टर सम निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा इसके ऊपर फोर्स कितने लग रहे हैं, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। और इसके मोशन से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कोई लगता है, अगर आपके टीचर ने बताया ही ना हो कि नॉर्मल फोर्स नाम का कोई अगर कोई फोर्स होता है, तो जब आप इसका वेक्टर सम निकालने जाएंगे तो वो आपका आंसर गलत आएगा और आपका पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स का जितना ही प्रिडिक्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, किसी मास पर कोई मास वो अगर वी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है या फिर वो वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसके ऊपर कितने बार हमारे पास इतने सिचुएशंस आते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता है कि उस पर कितने नेट फोर्स काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा था पहला पहला चीज जिसके लिए हम लोग को एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। और दूसरा क्या था? दूसरा था कंस्ट्रेंट। जब चीजों पर कंस्ट्रेंट हो जाता है तो हमें लगता है एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत। जैसे कि मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल दिया था। जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है ये कोई सिंपल पेंडुलम है। यहाँ इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है? एल है। तो ये जो पेंडुलम है ज़्यादा है ज़्यादा ये अपने इस स्ट्रिंग जो है, ये धागा जो है, इसके अपने धागे के लेंथ से ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगी। तब भी यहाँ अगर ये पेंडुलम यहाँ पे भी चल जाए तो इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ ये इसका डिस्प्लेसमेंट एल ही रहेगा। यहाँ पे चल जाए तब भी एल ही रहेगा। तो ये क्या हो गया? कंस्ट्रेंट हो गया। इस पे कंस्ट्रेंट लग गया कि एल
डिस्टेंस में ही ये क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। तो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझने के लिए बताया था कि जैसे आपको कोई अगर किसी रूम में बंद कर दे, आपको किसी कोई रूम में बंद कर दे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना इस रूम के अंदर जितना एरिया होगा आप उसी में ट्रैवल कर पाएंगे, रूम के बाहर तो आप जा नहीं पाएंगे। तो उसमें एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था। एक और एग्जांपल अ, जैसे एक देख लीजिए, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के आज यहाँ पे मैं एक चीट यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल ले लूँ, और वो पार्टिकल क्या करता है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये कंस्ट्रेंटेड हो गया, ये ये इसके जो रेडियस होगा उससे ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 का पूरा टॉपिक, सो लेक्चर 1 नंबर 1 का ये पूरा बात था। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या स्टार्ट कर दिया था, लेक्चर नंबर 2 में हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में स्टार्ट कर दिया था। तो हेडिंग डाल लीजिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का मैंने आपको डेफिनेशन दिया था कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम के मोशन और पोजीशन को क्या कर सके, डिफाइन कर सके। तो ये कुछ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन था। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट जो एक पार्टिकल जो ऐसे ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये इस पे कंस्ट्रेंट लग चुका है कि ये आर, इसका पोजीशन वेक्टर में अगर आर निकाल दूँ, इसका पोजीशन वेक्टर आर निकाल दूँ, इसका पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर निकाल दो, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स और वाई। तो ये जो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसका जो इस पार्टिकल का मोशन है इसको अच्छे से डिफाइन कर रहा है, उसके पोजीशन को भी अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। जैसा कि मैं इसका अगर मुझे निकालना है इसका यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे z 0 है, z इस टाइप से z आपकी तरफ निकला हुआ तो z 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे z लिखा नहीं है। तो इसका जब मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये इसके रेडियस के जितना, उसके रेडियस के बराबर होगा। इसका जो आर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो रेडियस के बराबर होगा, वो हमेशा फिक्स होगा। तो आर फिक्स होगा, वो किसके इक्वल होगा, उसके रेडियस के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा, वो हो जाए आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होने का ये था कि वो इससे इसके मोशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के जवाब दे और पोजीशन से जवाब दे। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है इसके मोशन से रिलेटेड और पोजीशन से रिलेटेड सारे जवाब दे रहा है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 5, तो मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो क्या मैं जब x को चेंज करूंगा, x को चेंज करके मैं 4 कर दूं तो y 5 ही रह जाएगा। तो आंसर है नहीं, y को भी चेंज होना ही पड़ेगा इक्वेशन को सही करने के लिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसी एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि जो x है और y है वो क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। भले ही वो इसके मोशन और पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे बात। फिर हम इसके बाद फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे मैं गया था, लेकिन हम लोग डायरेक्ट अभी क्या किस पे जंप कर रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जंप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्विक रिवीजन है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग अब जंप करते हैं किस पे, जंप करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। तो यहाँ पे हम प्यारा सा एक डायग्राम, यहाँ पे प्यारा सा अपना एक मैं क्या बना लेता हूँ, मैं अच्छे से ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि हमें अच्छे से समझ पे है। क्विक रिवीजन के साथ हम लोग इतना अच्छे से क्विक रिवीजन कर लेंगे कि आपको वो लेक्चर्स देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो क्विक रिवीजन हो रहा था, तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, क्या करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ। तो ये हमारा स्केल आ चुका है। ये मेरा ग्राफ बन रहा है, और
ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या बन रहा है ग्राफ। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्स जेड वाई एक्स जेड कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट्स का क्या नाम रहता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अभी हम बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें क्या कितने कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, आर थीटा और फाई, आर थीटा और फाई रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्फीयर ले लेते हैं। तो ये हमारा एक स्फीयर है, इसे उतना अच्छा तो ये बना नहीं है, इसे हम अच्छा बनाने की ट्राई करते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब सही है। अब मैं किसी एट अ पॉइंट पे ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल इसके अराउंड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इसके एक्स वाई जेड कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखो तो इसके कुछ आर थीटा और फाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। आर क्या होता है, आर होता है इसका पोजीशन वेक्टर। आर क्या होता है, इसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो क्या यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फिक्स है, तो आंसर है हाँ, यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या है, फिक्स है। और वो किसके इक्वल है, पोजीशन वेक्टर है आर के इक्वल, इसके रेडियस के इक्वल। ठीक है। अब ये जो थीटा क्या होता है, थीटा होता है ये जो आर बनाता है जेड एक्सिस के अलोंग, एक जो एंगल बनाता है उसको थीटा कहते हैं। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ये होता है ऐसे मूव करता है। और ये थीटा जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 0 से लेकर पाई तक चेंज हो रहा है, इसका ये रेंज है। और फाई क्या होता है, फाई होता है इसका प्रोजेक्शन। फाई क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन इसका प्रोजेक्शन जो इसका बनता है उससे एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग कोई रेडियस कोई अगर एंगल बनता है तो उसे फाई कहते हैं। तो वो जो ये जो प्रोजेक्शन बना है और इसका जो एंगल का रेंज होगा, वो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, क्योंकि स्फेरिकल के अराउंड वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो उसका प्रोजेक्शन बनेगा वो कितना, उसका रेंज होगा 0 से 2 पाई होगा। उसका रेंज कितना होगा, 0 से 2 पाई होगा। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो पाई और सॉरी 0 और पाई है, और ये जो थीटा और फाई है, ये जो थीटा और फाई है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट तो है। इंडिपेंडेंट तो है, ये पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन क्या था कि इसके मोशन रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और सेकंड जो हमारा कंडीशन होता है इंडिपेंडेंट होने का, उसे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए जो जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे दोनों मिल चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अभी फाइंड कर लिया। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था जो था n इज इक्वल टू 3n माइनस एम, n इज इक्वल टू 3n माइनस एम, जिसमें n है नंबर ऑफ जीसी यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। तो अब जैसे इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अच्छा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने इरेज कर दिया इसको, और अच्छे से मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ आर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर आर होगा, ये कंस्ट्रेंट भी है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल है। यहाँ पे कितने पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। तो हमें नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चाहिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 1 है। और नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने हैं, तो एक ही कंस्टेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कि उसका रेडियस का कंस्टेंट है। नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने हो गए, 1। तो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए 2, जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका था। अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए, ये एक और पार्टिकल है, अब इसका कुछ कंस्टेंट होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक स्ट्रिंग से बांध देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग से इन दोनों को एक साथ बांध देता हूँ कि एक साथ मूव करे। अब मुझे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बताइए। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे n इज इक्वल टू, कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है। और नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने, तो यहाँ पे 3 है, एक तो इसका, एक इसका, और ये जो हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है स्ट्रिंग से। तो नंबर ऑफ कितने हो गए, ये तो 3। यहाँ पे नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, ये हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे आते हैं।
लेक्चर नंबर 4 पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कुछ बातें रह गई थी जो आपको बतानी है कि किसी भी कोऑर्डिनेट को हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फंक्शन में कैसे लिखें, तो उसे हम अभी सीखने वाले हैं। तो जैसे मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैं क्या बनाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ। ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये हो गया x, ये y और ये z। एट अ पॉइंट किसी, मान लीजिए एक नंबर, एक पार्टिकल को हम लोग ले रहे हैं। एक पार्टिकल को मैंने ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर r है और इस पार्टिकल का नाम a है। इसका क्या होगा, ये सारे इसके कोऑर्डिनेट्स, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x a है, x a है, उसको हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी कुछ होंगे, q1 q1 q2 डैश 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 qk डैश qn। ठीक है, तो एक्स ए को, जो हमारा एक्स ए है, उसको हम लोग ऐसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। q3 डैश 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 qk डैश डैश qn। ठीक है, हम लोग ऐसे ही वाई ए को भी लिख सकते हैं और जेड ए को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जेड ए को भी हम लोग इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पोजीशन वेक्टर निकला है उसे भी हम ऐसे इस फॉर्म में, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे इतने, यहाँ पे ये जो थोड़ा बहुत बात बच गया तो मैंने आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में बता दिया। हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो चुका है खत्म। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी छोटा सा एक टॉपिक है, तो मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, तो हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर हम लोग को अगर लिखना है डेफिनेशन, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये इसका डेफिनेशन होता है, इसका डेफिनेशन होता है दीज आर मिनिमम नंबर ऑफ independent coordinate which can fully describe about the position and motion of any system, तो आप बोल रहे होंगे तो ये तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, यहाँ पे आपने हमें क्या बता दिया, डेफिनेशन बता दिया। तो हाँ, यही आंसर है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू 3n माइनस m। लेकिन इसमें एक वही फॉर्मूला होता है, कभी कभी तो वही फॉर्मूला होता है, यहाँ पे होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग एफ से बोलते हैं, एफ से, या फिर आपका मन जिससे बोलिए, डी से बोलिए, एफ से बोलिए। लेकिन यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 3n माइनस m। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है एफ इज इक्वल टू एन डी माइनस m। अब आप बोलेंगे ये डी क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। डी ये है, जैसे मान लीजिए ये है जेड वाई और एक्स, जेड वाई एक्स है और यहाँ पे एक पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल का डायमेंशन बताइए, तो 1 2 3 आप मुझे डायमेंशन बता देंगे। और इस पे कंस्टेंट है कि ये सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहा है। तो मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालता हूँ। तो एन, ये जो डी है ये नंबर ऑफ डायमेंशन है, तो इसका कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, इंटू 3 माइनस एक ही कंस्टेंट है तो 1 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल गया, 2 निकल गया। अगर इस पे एक भी कंस्टेंट ना लगा होता, इस पे एक भी कंस्टेंट ना लगा होता, तो क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलता। तो इसके कितने, ये कितने डायमेंशंस में है, ये 3 डायमेंशन, एक तो इसकी 1 2 3 डायमेंशन है। तो ये हो जाता 3 इंटू 1 माइनस 0, इस पे एक भी कंस्टेंट नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल जाता, 3 निकल जाता। अगर यहाँ पे दो पार्टिकल होते हैं, तो तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते 3 इंटू एन कितना है, 2 है, और यहाँ पे डायमेंशन कितना है, 3 हो गया, और माइनस 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल गया, क्योंकि एक भी कंस्टेंट नहीं इसलिए हम लोग m को 0 बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6।
अब मान लीजिए इस पे दो कांस्टेंट लग चुके हैं कि ये लोग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो ये लोग सर्कुलर पाथ में मूव करें, तो अब हम लोग इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एन डी, डी क्या डायमेंशन है, तो ये दोनों कितने डायमेंशन में, ये दोनों थ्री डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, और नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने, एक और दो। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया दोनों का, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 2 3 6 4। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 4, दो इसका और दो इसका। ठीक है, अब मैं इन दोनों को स्ट्रिंग से बांध देता हूँ, इन दोनों को स्ट्रिंग से बांध दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 × 3 माइनस 1 2 3। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 2 3 6 माइनस 3, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना आ गया, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो लेक्चर शायद बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन एक और छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अबाउट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्क क्या होता है, वर्क को हम लोग मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कुछ समय लगता होगा, और आप कुछ डिस्प्लेस भी कर रहे होंगे, कुछ आपने डिस्टेंस भी, आपने डिस्प्लेसमेंट भी किया होगा। लेकिन वर्चुअल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये कहता है कि वर्क तो हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, बदल ही नहीं रहा है, टाइम हमेशा कांस्टेंट है, वो है 0। तो ये था डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। आने वाले लेक्चर में इसे हम अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।